हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करेंगे बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स इस चैप्टर पे कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है, देखो आज हम फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। मतलब किस तरह एक कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, या फिर किस तरह अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल के अंदर या फिर उस कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमें बेसिकली इस फोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर 2 टॉपिक्स को कवर करना है। पहला टॉपिक तो आपका हो जाएगा जो आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल moving force on a charged particle moving in a magnetic field। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। एक और टॉपिक इससे फोर्स से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, वो होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। 2 टॉपिक्स कवर करना है हमें, तो आज हम ये टॉपिक करते हैं और आने वाले लेक्चर्स में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाएंगे। सारा नोट्स खुद से बनाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो आज हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को, मूविंग चार्ज पार्टिकल जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इस टॉपिक के अंदर हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आपको याद होगा तो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। उस टॉपिक में हमने देखा था हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल इज समथिंग विच डील्स विद द फाइंडिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बट हम जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल था वो हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। चाहे वो फोर्स आप किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण निकालो, चाहे वो फोर्स आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे निकालो, ठीक है। तो ये सब थोड़ी छोटी छोटी बातें जो हमेशा अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन सा बना रहता है, तो ये सारी बातें हम लेक्चर्स के बीच में ही सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझेंगे, देखो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, यहाँ अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो आप समझना ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, ओके। फोर्स का मतलब यहाँ पे है मैग्नेटिक फोर्स से। तो फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज क्यू वी बी साइन थीटा, गिवन बाई फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पे आपका क्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आपका वी कहलाता है वेलोसिटी या मूवमेंट या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ध्यान देना इस बात को। V रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल होना चाहिए पॉजिटिव। और B है आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? आइए समझते हैं इसे। बच्चों मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। वो कैसा है देखो, ये हमारे पास नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट रहा, ये रहा हमारा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ इस तरह होता है,
ये सब बेसिक बातें हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्लियर है। दिस इज द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इसके रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर बी से। बी इज आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वली स्पेस, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा सेम होना चाहिए। देखिए इक्वली स्पेस्ड है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ, मोशन करता हुआ एक चार्ज पार्टिकल आकर यहाँ इंटर करता है, देखिए इस पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से घूमते घूमते यहाँ इंटर किया। दिस इज सपोज आवर चार्ज Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q ले लेते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। लेट अस सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल कुछ इधर मोशन कर रहा है, ठीक है, इसका मोशन है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। याद रखना, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मूविंग चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। याद रखना इस चीज को। अब क्यू बच्चों यहां पे होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। इस चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है? 1 कूलम है, 2 कूलम ऑफ चार्ज है, 4 कूलम ऑफ चार्ज है, ये बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और वी कैन से द डायरेक्शन इन विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। यहां दिख रहा है आपको, ये चार्ज पार्टिकल नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और b बताता है आपको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और टर्म है साइन थीटा। थीटा क्या है बच्चों? थीटा एंगल है, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन v, वेक्टर v एंड वेक्टर b। देखो v इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कहलाता है थीटा। अगर ये आपका, देखो, अगर ये आपका वेलोसिटी वेक्टर v है और ये आपका b वेक्टर है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका वेलोसिटी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा थीटा। क्लियर है? इस केस में ध्यान से देखिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, और चार्ज फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड, तो क्या इन दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री है? देखो थीटा इज 90 डिग्री इस केस में, है ना। इस केस के लिए थीटा 90 डिग्री है, समझ आया। तो F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, बात यहां पे आती है कि मैग्नेटिक फोर्स इस केस में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले है आपका फैक्टर Q। जितना ज्यादा Q निकालोगे, फैक्टर्स ऑन विच एफ एम लिख रहे हैं, ठीक है। एफ एम आपका हो गया मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम डिपेंड्स। देखो अलग अलग केसेस में एफ एम अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी का केस हम ले रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, तो इस केस में सबसे पहले तो आपको यहां दिख रहा है दैट मैग्नेटिक फोर्स दैट इज एफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है। सेकेंड में एफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू velocity of the charge, clear है, velocity of the charge, and in the third case Fm is directly proportional to the magnetic field। जितना ज़्यादा magnetic field strength उतना ज़्यादा magnetic force, जितना ज़्यादा velocity उतना ज़्यादा force, जितना ज़्यादा magnitude उतना ज़्यादा force। और fourth and the most important factor on which this magnetic force depends is your sin theta। साइन थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। थीटा ज्यादा नहीं, ध्यान देना, थीटा पे डिपेंड नहीं करता, पूरा साइन थीटा पे डिपेंड करता है। साइन थीटा का वैल्यू घटेगा तो एफएम घटेगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो एफएम बढ़ेगा। एक बार हम यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a moving charge particle which is placed या फिर which is moving under a uniform magnetic field is given as q v b sin theta। q v b sin theta, क्लियर है। आइए हम f का SI यूनिट जानते हैं, f इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये जो वैल्यू आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा आपको। जो फॉर्मूला है ये देता है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये देगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में हम ज्यादा डिटेल में
स्टडी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन, ओके, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, V वेलोसिटी का SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, इसका SI यूनिट होता है बच्चों टेस्ला, जिसे हम यूज करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। टेस्ला किसके नाम पे आया है? निकोलस टेस्ला, ठीक है, टेस्ला निकोलस टेस्ला के नाम पे आया है। अब देखिए साइन थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप टेस्ला का यूनिट क्या निकाल सकते हो? तो आप बोल सकते हो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 कूलम मीटर पर सेकेंड। देखो एक बेसिक यूनिट, क्योंकि हमें पता है दैट मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट तो टेस्ला होता है, ठीक है, बट बेसिक यूनिट हम निकाल रहे हैं। बेसिक यूनिट मतलब जनरली यूनिट्स और किस किस यूनिट्स में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक यूनिट तो SI यूनिट टेस्ला हो गया, दूसरा हो गया 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 कूलम मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ से आया? इस फॉर्मूले से आया, ठीक है, बस साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, हमने नहीं रखा, यहाँ से हमने इसे डिराइव किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए अब इसे आप ब्रेक करोगे, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बता रखा है 1 टेस्ला को हम कितने कितने यूनिट्स में, वेबर के फॉर्म में मैंने बताया था, वेबर के टर्म्स में मैंने बताया था, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के टर्म्स में मैंने आपको बताया था। जैसे इसी को देखो, इसे आप ब्रेक करोगे, जैसे हम वैल्यू देखिए 1 कूलम, देखिए 1 कूलम और ये पर सेकेंड, इसे एक जगह लिखते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 कूलम पर सेकेंड मीटर, ठीक है। 1 कूलम पर सेकेंड क्या होता है याद करो, मैंने बताया था आपको जब हम करंट पढ़ रहे थे, तो 1 कूलम पर सेकेंड होता है 1 एम्पियर, तो 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर 1 मीटर। इसे आप पूरा ब्रेक करके इसे पूरा वैल्यू के ऊपर ले आओ तो आ जाएगा 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो ये हो गया टेस्ला का दूसरा यूनिट, ठीक है। एक बेसिक यूनिट तो ये आ गया आपका 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 कूलम मीटर पर सेकेंड, और दूसरा आ गया 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो आपको याद करना नहीं है, यहाँ पे आपको समझना है किस तरह वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हो। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप वैल्यूज को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यूनिट्स को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ पर हुई। अब आइए हम देखते हैं इस चार्ज पार्टिकल पे कब कब फोर्स जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो लास्ट जो फैक्टर है हमारा, इसे डिस्कस करना थोड़ा ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं तो कब कब फोर्स जीरो होगा, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है Q VB साइन थीटा, क्लियर है। अब देखिए पहला कंडीशन, फोर्स कब कब जीरो होगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स कब कब जीरो हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप इस Q का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, अगर ये Q जीरो हो जाए, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर जीरो हो जाए तो उसके ऊपर, उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर वेलोसिटी जीरो, दैट मीन्स अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव नहीं कर रहा है, कंडीशन यहां पे इसे मूव करना चाहिए, आकर यहां अगर बैठ जाएगा यहां पे तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट पर है तब पूरा का पूरा फोर्स हो जाएगा जीरो, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। चार्ज पार्टिकल को मूव करना है, देखो हम क्या, हमारा टॉपिक है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको वो चार्ज पार्टिकल को मूव कराना पड़ेगा, या फिर उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आकर के मूव करना पड़ेगा। अगर वो मूव नहीं करता तो फोर्स जीरो होगा उसके अंदर। और तीसरा है बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाए तब भी फोर्स जीरो होगा, क्लियर है। फोर्थ देखो, फोर्थ अगर दोनों के बीच का एंगल, जैसे ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड और मान लो ये मेरा है मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, जो जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल अगर इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा का पूरा वैल्यू 0, ठीक है। अगर थीटा 0 हो गया तो साइन थीटा का पूरा वैल्यू 0। तो इस केस में आपका ये जो पूरा वैल्यू आएगा फोर्स का वो भी 0 हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, एक तो हो गया थीटा 0 होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है अगर थीटा 180 डिग्री होगा, अगर थीटा 180 डिग्री होगा, दैट मीन्स 0 डिग्री का मतलब जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस केस में आपका फोर्स आएगा 0। दूसरा कंडीशन है अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपका चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल इसके जस्ट
जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स एंटी पैरेलल, इसे कहते हैं हम पैरेलल। अगर ये पैरेलल डायरेक्शन में है और अगर ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, तो इन दोनों केसेस में द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो। बच्चों ये दोनों कंडीशंस को हमेशा याद रखना, और एक ये कंडीशन को याद रखना, एक सेकेंड और एक फोर्थ। बहुत पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि एक कंडीशन दे दिया जाता है कि मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज फोर्स जीरो कब होगा, जब चार्ज मूव करेगा या चार्ज रेस्ट पे होगा, या फिर दोनों कंडीशन हो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऐसा सिचुएशन पूछता है तो आपको क्या वहां पे ध्यान रखना है दैट अगर रेस्ट पर है चार्ज तो वहां पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, चार्ज को मूव करना पड़ेगा, ठीक है, चार्ज मोशन में होगा तभी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो कंडीशंस, थीटा अगर जीरो हुआ और थीटा अगर 180 डिग्री हुआ, तो इन दोनों केसेस में पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केसेस में, क्योंकि यहां देखो थीटा 180 होगा तो साइन थीटा 0, यहां थीटा 0 डिग्री तो साइन थीटा 0 डिग्री, तो यहां पे भी आपका दोनों केसेस में फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। फोर्स जीरो होगा जब पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के और एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तब दोनों केसेस में फोर्स जीरो होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और बता दूं इसमें। देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम अभी डायरेक्शन पर नहीं आए हैं, थोड़ी देर के बाद हम डायरेक्शन भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है दैट ये जो आपका फोर्स है ना, देखो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वी इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ हम लेते हैं तो डायरेक्शन हो गया ये। अब दूसरा कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से। देखो दोनों बातें हैं, ये दो पॉइंट्स है, याद रखो इस चीज को। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा V और B के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कभी भी वो इधर उधर नहीं, हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। जैसे अगर मैं एक प्लेन बना दूं यहाँ पे, सपोज मेरे पास ये एक प्लेन है, समझोगे, ये मेरे पास एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर इस डायरेक्शन में अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में आपका मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, तो आपका फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स दोनों से परपेंडिकुलर होगा, कैसे होगा देखो, एक मिनट रुको, इस डायरेक्शन में ये, इस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी v, ठीक है। तो फोर्स होगा, देखो ये हो गया फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, ये होगा इससे भी परपेंडिकुलर और ये देखिए इससे भी परपेंडिकुलर, इन दोनों केसेस में दोनों से परपेंडिकुलर होगा। अगर ये आपका प्लेन है, सपोज ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखिए इस तरह से। अगर ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल जस्ट परपेंडिकुलर इसके ट्रेवल कर रहा है, तो फोर्स अब जब निकालोगे तो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स अगर फोर्स ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, या मैग्नेटिक फील्ड या फिर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो आपका मूवमेंट होगा चार्ज पार्टिकल का, वो या तो इधर परपेंडिकुलर होगा, वो या तो इधर परपेंडिकुलर होगा, या तो इधर परपेंडिकुलर होगा, या तो इधर परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से हो सकता है। हाँ, लेकिन हमेशा याद रखना इन दो कंडीशंस को, हमेशा फोर्स ऑन magnetic force on the charge moving charge particle will always perpendicular to the velocity of the charge particle or the motion of the charge particle and always perpendicular to the magnetic field। ये दो कंडीशंस है हमेशा, ये जो कंडीशंस नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमेशा याद रखना है इन चीज को, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ चार्ज का, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, मतलब ये जो पार्टिकल है अभी इधर मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा, वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा वो अब हम देखते हैं। तो बच्चों फोर्स निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत ही फेमस रूल है और वो रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखिए ये रूल क्या है समझिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये रूल कहता है कि अगर आप
अपने लेफ्ट हैंड को, ये हमारा लेफ्ट हैंड, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को स्प्रेड करो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब सारा का सारा फिंगर्स, ये जो 3 फिंगर्स हैं, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप स्ट्रेच करते हो, और यहाँ पे देखिए ये जो थंब है आपका, ये आपको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट हम लेंगे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो हमें पता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन मूव करता है उसी डायरेक्शन में आपका करंट भी होता है, या फिर आप इस तरह समझो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। ये बातें तो आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने देखा था। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो चाहे आप अपने मिडिल फिंगर को आई लिख करके रिप्रेजेंट करो, चाहे आप इसे वी लिख करके रिप्रेजेंट करो, आपके ऊपर है, बस आपको समझना है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। देखिए आप इन तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करोगे, और ये फिंगर आपका थंब फिंगर रिप्रेजेंट करेगा फोर्स के डायरेक्शन में, ये 4 फिंगर आपका रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये मिडिल फिंगर आपका रिप्रेजेंट करेगा करंट के डायरेक्शन में, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। और ये जब आपको करंट निकालना है तो आप सिंपली देखिए, जिस केस में आपको निकालना है अब फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो अब देखिए अपना लेफ्ट हैंड निकालो, ये है मेरा लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए उस डायरेक्शन में, दिस इज द फिंगर विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर पॉइंट कर रहा है, फिंगर उधर पॉइंट कर रहा है। अब देखिए करंट का डायरेक्शन कहाँ है, करंट का डायरेक्शन दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन कहाँ है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल का वही होगा जो डायरेक्शन करंट का होगा। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, चार्ज नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो आप इसे नीचे की तरफ मूव करा लो। देखो अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, करंट नीचे, दैट मीन्स मोशन नीचे हो रहा है चार्ज पार्टिकल का, तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है आपकी तरफ। तो फोर्स किधर है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इस बोर्ड से बाहर निकलते हुए इसका फोर्स है, ठीक है, इस केस में। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, इफ यू स्ट्रेच द थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, देन द thumb points towards the direction of force, your 4 finger points towards the magnetic field, and your middle finger points towards the direction of positive charge, towards the direction of पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसे आप V बोल सकते हो या फिर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों बातें हो सकती है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब यहाँ से देखो F को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से, ठीक है, समझ जाना, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहां से देखो क्या बन रहा है, FBI, ठीक है, FBI नहीं, वो फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला FBI नहीं, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, आप इस तरह से याद कर सकते हो। FBI स्टार्ट करना है थंब से, थंब इज योर F, ये हो गया B और ये हो गया I, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। चलिए समझ आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थंब पॉइंट करेगा फोर्स के डायरेक्शन में, 4 फिंगर पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर आपका पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलो या फिर उसे डायरेक्शन ऑफ करंट बोलो, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब आपको समझ आएगा किस तरह आप डायरेक्शन निकाल रहे हो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोलेगा, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपको परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे आपका फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। तो ज्यादा केसेस आपको मिलेंगे, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये हमेशा वेलोसिटी या चार्ज दिख रहा है, चार्ज हमेशा परपेंडिकुलर ही मूव करेगा, चाहे डाउनवर्ड मूव करे चाहे अपवर्ड मूव करे, ठीक है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही मूव करेगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर समझ आएगा आपको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
ये रहा, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है एक चार्ज पार्टिकल। यहाँ आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका उधर है, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वी किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, जिसके डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में वी होता है। पॉजिटिव चार्ज है, ये ध्यान देना, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वी को आप ऊपर कर दो। देखो बी उस डायरेक्शन में, वी ऊपर के डायरेक्शन में, तो आपका फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है, इनवर्ड, फोर्स इज इनवर्ड। तो याद रखना फोर्स इज इनवर्ड, हेयर फोर्स इज इनवर्ड। फोर्स कैसा है, इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ठीक है, मैं लिख रहा हूं बोर्ड, आप लिखना परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। क्लियर है, यहां पे फोर्स है परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ यहाँ से नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया। यह है आपका चार्ज पार्टिकल Q, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और यह है आपका वेलोसिटी V, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, और यह है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब पूछ रहा है बताइए इस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। तो फिर से हम अपना स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, FBI, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपना 4 फिंगर स्ट्रेच करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, तो आपका 4 फिंगर उस डायरेक्शन में, आपका वेलोसिटी नीचे है तो करंट भी नीचे फ्लो करेगा। देखो फोर्स किधर है, आउटवर्ड, फोर्स कितने कहाँ पे है, आउटवर्ड है, फोर्स का डायरेक्शन है आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हमें दिया है मैग्नेटिक फील्ड, यह है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब कंफ्यूज तो नहीं होगी ये क्या है, डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, बताइए ज़रा। देखो समझ आ रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया था डॉट रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, कैसा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और ये क्रॉस भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर, ठीक है, आउटवर्ड दैट मीन्स योर डॉट एंड क्रॉस इज योर इनवर्ड। तो यहाँ देखो डॉट है दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इधर से, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है, ये है आपका +Q, और ये एंटर कर रहा है इधर से। तो अब बताओ यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलो हो गया होगा, आइए देखते हैं। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इनवर्ड है या आउटवर्ड है, बताइएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड या आउटवर्ड। देखो डॉट मीन्स आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए, बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ बाहर आते हुए, और ये वेलोसिटी चार्ज का उधर, दैट मीन्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बाहर आते हुए इस डायरेक्शन में, और ये जो वेलोसिटी है वो उधर जा रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट उधर, दैट मीन्स करंट क्या होगा, करंट का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, मूवमेंट उस डायरेक्शन में, चार्ज उधर मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आउटवर्ड है, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज नीचे की तरफ, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे फोर्स इज डाउनवर्ड, ठीक है,
डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ये वेलोसिटी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, फोर्स भी हमेशा ये वेलोसिटी फोर्स से परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स से परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, फोर्स इज डाउनवर्ड। यहाँ पे देखो ये रहा आपका फोर्स। क्लियर है? फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको दो चार्जेस दिख रहे होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। गलती यहीं पे होता है, जब हम तो पढ़ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज जब इंटर करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका डायरेक्शन हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। बट क्या होगा अगर हम नेगेटिव चार्ज इंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर नेगेटिव चार्ज मोशन कर रहा है तो कुछ नहीं है, सिंपल। अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है तो आपको इसको भी सॉल्व कर लोगे। अगर आपके पास लॉजिक ही वीक है, आपका कंसेप्ट ही अब तक बिल्ड नहीं हुआ, तो आप इसको भी नहीं कर पाओगे। देखिए होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज के केस में तो कोई डाउट नहीं, आप निकाल लोगे। नेगेटिव केस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने बताया आपको जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट मूव करेगा। ठीक है, तो करंट का मूवमेंट यहां पे देखना है, करंट का डायरेक्शन देखना है। यहां पे हम करंट का डायरेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं FBI रूल में, बिकॉज आई से, करंट से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। और हम आने वाले लेक्चर्स में, इसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा वो लेक्चर है आपका किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरह फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि वहां पे करंट है और यहां पे चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल का फ्लो ही तो करंट बनाता है ना। जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, नहीं तो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होगा तो करंट कहां फ्लो करेगा। इसीलिए रेस्ट चार्जेस पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता। जो चार्जेस मूव करते हैं वही चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब ये नेगेटिव चार्ज उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप खुद से सोचकर बताओ करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको पता है डायरेक्शन ऑफ करंट बाय कन्वेंशन, डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या लेते हैं, अगर आप भूल गए हो फिर से देखो यहां पे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप इसे बोलो नेगेटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। या फिर आप इसी चीज को दूसरे टर्म्स में लिख सकते हो, इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज बोलो या प्रोटॉन बोलो। या तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है या फिर फ्लो करता है नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट। बात सेम है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, आप करंट का डायरेक्शन बताइए, करंट किधर मूव करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उधर मूव कर रहा है तो करंट मूव करेगा इस डायरेक्शन में, करेगा या नहीं करेगा ना। अब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में तो करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यहां पे करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, देखो दोनों के लिए बना देते हैं। यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। दोनों को ध्यान से देखो, क्या दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो करंट तो दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में, करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में। अब आप फोर्स निकाल लो इन दोनों चार्जेस के ऊपर। सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स निकालते हैं। तो निकालेंगे, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करेंगे सारे फिंगर्स को, क्रॉस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कहाँ है, अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। करंट किधर है, करंट का डायरेक्शन है इधर। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों के केसेस में फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब निकाल सकते हो आप, फोर्स इस केस में नीचे की तरफ है। क्लियर है? ओके। अब और कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चंस तो हो गया, अब आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप अगर समझ आ गया तो आपको। देखो ये फॉर्मूला बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज व्हेन दिस इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। क्लियर है? अब देखो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, तो इन दोनों बातों को मिला करके हम कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूले में क्या क्या है देखिएगा ध्यान से। हमारे पास फॉर्मूला है एफ का फॉर्मूला है Q VB sin थीटा।
QVB साइन थीटा। मैंने आपको बताया अगर ये थीटा 0 डिग्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है तो इस केस में फोर्स हमेशा 0 होगा। ठीक है, इस केस में फोर्स हमेशा 0 होता है। मतलब अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ध्यान से समझो अब इस बात को, आराम से समझो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और अगर आप एक चार्ज पार्टिकल लेते हो जो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो देखो ये थीटा है क्या, थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, मतलब वेलोसिटी और B दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल को हम कहते हैं थीटा। तो इस केस में थीटा देखो, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री बन गया तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, ये चार्ज फोर्स 0 F0 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज। क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब देखो यहाँ पे मेरे पास है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने एक चार्ज पार्टिकल को देखा और ये चार्ज पार्टिकल इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ये रहा आपका चार्ज पार्टिकल और ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखो थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे देखो, चार्ज पार्टिकल उस डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट हो गया, चार्ज पार्टिकल उधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दोनों अपोजिट, तो एंगल बिटवीन दिस टू इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ गया 180 डिग्री। देखो समझो आराम से, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ से आपका चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है ना इधर, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। जब एंगल 180 डिग्री होगा तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है 0। जैसे इस केस में देखो थीटा 0 हो गया तो साइन थीटा 0 बन जाएगा। इन रिटर्न यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा 0, तो इस केस में भी फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो हमें जो कंडीशंस दिया जाता है एग्जामिनेशन में क्लास 10th के टॉपिक में, हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर, मतलब आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। देख लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड था तो चार्ज पार्टिकल इधर था, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, चार्ज पार्टिकल इधर, दोनों के बीच में देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर था, चार्ज पार्टिकल इधर, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था। उसी तरह यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और चार्ज पार्टिकल उधर था 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का केसेस क्यों आता है, देखो 90 डिग्री साइन का जो वैल्यू होता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, समझो साइन थीटा कहाँ लिखे इधर, समझिए बात को, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा का दो वैल्यू, एक वैल्यू मैक्सिमम होगा एक वैल्यू मिनिमम होगा। तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है साइन ऑफ 90 डिग्री पे, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका 1 और इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1। और -1 कब आता है, जब हम साइन थीटा जब 270 डिग्री होता है। तो साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू होता है बच्चों 1 और साइन 270 का वैल्यू होता है -1। देखो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो 90 डिग्री जब होगा, 90 डिग्री क्या होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, थीटा की बात कर रहे हैं। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन V एंड B, मतलब V और B के बीच जब एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा साइन थीटा। और क्योंकि फोर्स साइन थीटा पे कंप्लीटली डिपेंड करता है, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम देन फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स। और फोर्स किस एंगल के लिए है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो फोर्स मैक्सिमम निकल कर आएगा। उसी तरह जब यहां पे व्हेन साइन थीटा इज मिनिमम देन एफ इज मिनिमम, फोर्स मिनिमम होगा। और ये किस एंगल के लिए, ये है 270 डिग्री के लिए, 270 डिग्री के लिए, क्योंकि ये -1 इसका मिनिमम वैल्यू होता है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1। एंगल देख लो 90 डिग्री पे हम क्यों निकाल रहे हैं, क्या है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला, दैट मीन्स ये फॉर्मूला है एफ मैक्स का। दैट मीन्स ये फॉर्मूला से आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स वो पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा जब आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे। और यहां पे थीटा के प्लेस पे अगर आप 90 डिग्री यूज करोगे, और हमारा ज्यादातर क्वेश्चंस यहां पे
ज्यादातर क्वेश्चंस में हम यहाँ पे 90 डिग्री यूज करने वाले हैं एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, समझ आ गया? ओके, कॉपी करेंगे। ओके, अब आइए कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जब 90 डिग्री होगा, जब एंगल V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारा मैक्सिमम फोर्स निकल कर आएगा। अब आपको यह बताना है दैट when a charged particle moves in a magnetic field then the kinetic energy of the particle, हम बात करेंगे दो पॉइंट्स पे, दो पॉइंट्स पे यहां पे हम बात करेंगे। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे स्पीड ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर, स्पीड ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एक बार आपको समझ आ गया तो आप सब कुछ, सारा क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। समझ नहीं आया तो स्ट्रगल करोगे, और आई डोंट थिंक कि आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं आपको। आइए देखते हैं क्या होगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। सपोज हम एक कंडीशन लेते हैं, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरा चार्ज पार्टिकल ये रहा Q, ये Q मूव करता है इस डायरेक्शन में। देखो चार्ज पार्टिकल V, आपका V ये है और आपका B ये है, दोनों के बीच में एंगल थीटा इज 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री को, बिकॉज थीटा होता है V और B का एंगल, B इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। V है नीचे की डायरेक्शन में, B है उस डायरेक्शन में, थीटा आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप क्या बोल सकते हो? इस चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा या सेम रहेगा? बताइए, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताइए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी उसका? देखो समझो, सबसे पहले ये देखिए, जो फोर्स लग रहा है यहां पे उस चार्ज पार्टिकल पे, उस फोर्स के कारण क्या कोई वर्क हो रहा है? ध्यान से समझो, जो फोर्स लग रहा है क्या उस फोर्स के कारण कोई भी वर्क हो रहा है? आइए देख लेते हैं वर्क हो रहा है या नहीं, हम वो देख लेते हैं। तो देखो यहां से यहां तक आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपका वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं, बिकॉज फोर्स के कारण ही एनर्जी आएगा। अगर फोर्स लगाओगे किसी बॉडी को, फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी एनर्जी गेन करता है, ठीक है, और आप एनर्जी लूज करते हो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ये। तो जब आप बॉडी को फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी एनर्जी गेन करता है, और जो बॉडी फोर्स लगा रहा है वो बॉडी एनर्जी लूज करता है। यही कंसेप्ट है फोर्स का, फोर्स और एनर्जी का। तो यहां पे देखिए इस केस में हम सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, V नीचे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, तो फोर्स है आपकी तरफ, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर, आउटवर्ड फोर्स इज आउटवर्ड, क्लियर है। परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको पहले ही समझाया कि फोर्स हमेशा, जो भी मैग्नेटिक फोर्स होता है, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अब आप बताओ परपेंडिकुलर केस में फोर्स के कारण कितना काम होगा? कितना काम होगा बताओ? 0। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उस केस में वर्क डन 0 होता है। हम ये पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। देखिए फोर्स लग रहा है आपकी तरफ और वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का है नीचे की तरफ, दैट मीन्स फोर्स और वेलोसिटी, यहां पे ध्यान दो, इस पॉइंट पे ध्यान दो, फोर्स लग रहा है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री है थीटा। तो जब एंगल ही 90 डिग्री हो गया तो यहां पे वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू 0। इस केस में वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू 0। कब? जब फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि हमेशा ऐसा होगा। तो हमेशा याद रखना है दैट वर्क डन ऑन दिस चार्ज पार्टिकल बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू 0। तो जब आपका वर्क डन ही 0 हो गया
तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वर्क डन होता क्या है, एनर्जी किस कारण से आता है, कब आता है, जब कुछ काम किया जाए तभी तो एनर्जी आता है, या तो एनर्जी लूज होगा या तो एनर्जी गेन होगा। तो यहां पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो एनर्जी क्या रहेगा, जो एनर्जी था वही एनर्जी रहेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। तो आंसर होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है, बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल है 90 डिग्री, तो कुछ काम नहीं होगा, वर्क डन हो जाएगा 0, जिसके कारण कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। जो काइनेटिक एनर्जी चार्ज के पास पहले था वही काइनेटिक एनर्जी चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद हुआ। मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहां था, ये मूव करता, यहां पे था, मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, तो अभी जो काइनेटिक एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल का यहां पे था वही काइनेटिक एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल का यहां पे होगा। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट when the charge particle is moving inside a magnetic field। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, आप स्पीड के बारे में क्या बोल सकते हो, स्पीड भी हमेशा कांस्टेंट होगा। जिस स्पीड से वो वेलोसिटी अंदर गया, जिस स्पीड के साथ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, उसी स्पीड के साथ चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, वो स्पीड चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। जो काइनेटिक एनर्जी था वही काइनेटिक एनर्जी अभी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ है। जब काइनेटिक एनर्जी ही चेंज नहीं होगा तो आपका स्पीड कहां से चेंज होगा, स्पीड भी चेंज नहीं होगा, स्पीड वही रहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कम या ज्यादा कब होता है, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका स्पीड चेंज करना है हमें, तो इसे हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जब फोर्स लगेगा तो इसके ऊपर कुछ वर्क होगा, जब वर्क होगा तो इसके ऊपर कुछ एनर्जी आएगा, तब ये मूव करना शुरू करेगा। सारी बातें देखो, डायनेमिक्स ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा, मोशन किस कारण से होता है। तो यहां पे देखिए आप, स्पीड क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट ही रहेगा, बिकॉज फोर्स परपेंडिकुलर है और वर्क डन 0 है, तो यहां पे स्पीड भी कांस्टेंट होगा। तो यहां पे आपका आंसर होना चाहिए स्पीड विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। इसे आप कॉपी करके नोट में लिख लोगे। काइनेटिक एनर्जी, जब एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और स्पीड भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमेशा कांस्टेंट रहता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर है। तो ये टॉपिक था आज का। हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे आपके लिए फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। क्वेश्चन बनता है तो आपको टॉपिक समझ आ गया, क्वेश्चंस नहीं लगता है तो आप फिर से एक बार इसे रिविजन कर लो और उसके बाद प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।